गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम भी ये पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने राजनीतिक दल पढ़ाना प्रारंभ किया था। उस वीडियो में मैंने राजनीतिक दलों के अर्थ, उसके आवश्यक तत्व, निर्माण के आधार, राजनीतिक दलों के कार्य व लोकमत के निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम राजनीतिक दलों की गुण दोषों के बारे में तथा उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक दलों के गुणों की। राजनीतिक दलों के अगर हम गुणों की बात करें तो उन गुणों को हम कुछ बिंदुओं में ले सकते हैं, जिसमें पहला है राजनीतिक दल महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। राजनीतिक दलों का जो पहला गुण है वह यह है कि देश के सम्मुख जो महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न होते हैं उनकी ओर यह जनता का ध्यान केंद्रित करते हैं। उन प्रश्नों को ये स्पष्ट करते हैं तथा जनता का विचार जानने के लिए उनके सम्मुख इन्हें उपस्थित करते हैं। यदि राजनीतिक दल न हो तो साधारण नागरिक इन बड़ी बड़ी समस्याओं के विषय में अंधकार में रहेंगे। वे उनके बारे में नहीं सोचेंगे और किन्हीं सुनिश्चित निर्णयों पर नहीं पहुंच सकेंगे। राजनीतिक दल जनता को इन समस्याओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा बिंदु है वह है राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। देश के सम्मुख जो प्रश्न होते हैं उन पर भाषणों, लेखों, समाचार पत्रों, पुस्तकों, सभाओं, चुनाव घोषणा पत्रों आदि के माध्यम से प्रकाश डालते हैं। अपनी नीतियों और कार्यक्रम के पक्ष में प्रचार करके राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का बड़ा ही उपयोगी कार्य भी करते हैं। इससे जनता में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करने की प्रवृत्ति जागृत होती है और उनमें राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। और जब चुनाव का समय आता है तब वे लोग विभिन्न समस्याओं का व सभी राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों का पूरी तरह ज्ञान होने के कारण ठीक ढंग से मतदान कर पाते हैं। तीसरा जो गुण है वह है सरकार के लिए शक्ति के साधन। राजनीतिक दल सरकार की शक्ति के साधन होते हैं। निर्वाचनों के फलस्वरूप जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसकी सरकार बनती है। देश की व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त दल के सदस्य सरकार की नीति व कार्यों का समर्थन करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। यदि वे ऐसा ना करें तो सरकार विश्वास एवं दृढ़ता के साथ कोई भी कार्य नहीं कर सकेगी और उनका बहुत ही शीघ्र पतन हो जाएगा। बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों के समर्थन के कारण ही सरकार सुगमता व दृढ़ता से चलती है। चौथा जो गुण है वह है शासक दल की निरंकुशता को रोकते हैं। दलीय व्यवस्था का चौथा गुण यह है कि इसके कारण शासक दल अपनी मनमानी नहीं कर सकता। शासकों को विरोधी दल का सदा भय बना रहता है। यदि शासक जनहित के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो विरोधी दल के सदस्य व्यवस्थापिका में व उसके बाहर भाषणों, समाचार पत्रों आदि के द्वारा उनकी कटु आलोचना करते हैं। इससे शासक सावधान रहते हैं और वे निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं बन पाते तथा योग्यतापूर्वक शासन का संचालन करते हैं। अगला जो गुण है वह है सरकार और जनता के बीच संपर्क स्थापित करना। दलीय पद्धति का जो पांचवा गुण है वह राजनीतिक दल सरकार और जनता में निरंतर संपर्क रखकर दोनों के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। जनता को शासन की नीतियां और कार्य समझाकर उनके लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं और शासन का ध्यान जनता के कष्टों की ओर आकर्षित करके उनके निराकरण का प्रयत्न करते हैं। अगला जो गुण है वह है जनता का नैतिक, बौद्धिक व शैक्षणिक स्तर उच्च करना।
राजनीतिक दलों से एक लाभ ये होता है कि ये समाज सुधार, नैतिक उत्थान व सांस्कृतिक उन्नति संबंधी कार्य भी करते हैं। राजनीतिक दल विचार केंद्र, पुस्तकालय, वाचनालय, क्लब, अध्ययन गोष्ठियों आदि की स्थापना व आयोजन भी करते हैं। शासकीय दल कानून बनाकर तथा विरोधी दल प्रचार के द्वारा सामाजिक बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे राजनीतिक दल प्रणाली के दोष की। तो जो राजनीतिक दलों का जो पहला दोष है वह है जनता में द्वेष व कटुता पैदा करना। दल प्रणाली का ये दोष जनता को दो या अधिक भागों में विभाजित करके जनसाधारण में द्वेष व कटुता उत्पन्न करता है। व्यवस्थापिका सभा में तथा उसके बाहर देश का वातावरण दूषित हो जाता है। अक्सर विरोधी दलों के सदस्य केवल विरोध के लिए सरकार का विरोध करते हैं और उसके साथ सहयोग करने के स्थान पर शासन के संचालन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। पिछड़े व कम पढ़े लिखे लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़काते हैं, जिसका परिणाम हिंसा व बल प्रयोग होता है। सत्तारूढ़ दल भी विरोधी दल के अच्छे से अच्छे सुझावों को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करते कि वे विरोधी दलों द्वारा रखे गए हैं। कभी कभी सरकार विरोधियों का अनुचित रूप से दमन करती है। इन सब से देश को बहुत हानि उठानी पड़ती है। तो मतलब पहला जो दोष है वह जनता के मध्य द्वेष उत्पन्न करना है। दूसरा है जनता के नैतिक पतन में सहायक होते हैं। राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा देने व उनके नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने के स्थान पर उनके नैतिक पतन में सहायक होते हैं। छल, कपट, झूठ, मिथ्या दोषारोपण आदि अवगुणों का आश्रय लेकर राजनीतिक दल देश के वातावरण को दूषित कर देते हैं, जिसका जनता के चरित्र पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और वह नैतिक पतन की ओर बढ़ती जाती है। तीसरा, वर्तमान समय में राजनीति एक व्यवसाय बन गई है। इसके अंतर्गत स्वार्थी और अवसरवादी राजनीतिज्ञों को अनुचित रूप से धन कमाने व अपना प्रभाव जमाने का अच्छा अवसर मिल जाता है। राजनीति को स्वार्थी राजनीतिज्ञों द्वारा एक पेशा बना लिया गया है। सत्ता के मद में बहुमत प्राप्त दल के नेता घृणित से घृणित कार्य करने से भी नहीं चूकते। चोरबाजारी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी व भाई भतीजावाद खूब पनपते हैं। पक्षपात, जोड़ तोड़, भ्रष्टाचार का चारों ओर बोलबाला रहता है। अल्पमत प्राप्त दल के नेता बहुमत प्राप्त दल को बदनाम करके हटाने का सदैव प्रयास करते रहते हैं। चौथा जो दोष है वह है योग्य व प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सेवाओं से देश वंचित रह जाता है। इसके अंतर्गत केवल बहुमत प्राप्त दल के प्रभावशाली लोग ही मंत्री आदि उच्च पदों पर आसीन किए जाते हैं। बहुमत प्राप्त दल के बाहर कोई भी व्यक्ति कितना ही योग्य और प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसे शासन में भाग नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार दल व्यवस्था में दल अनेक प्रतिभावान लोगों की सेवाओं से वंचित रह जाता है। जो लोग वास्तव में विद्वान एवं निष्पक्ष होते हैं वे दलगत राजनीति से सदैव दूर रहना पसंद करते हैं। पांचवा जो दोष है वह है व्यवस्थापिका के सदस्यों की स्वतंत्रता समाप्त करना। दल प्रणाली व्यवस्थापिका के सदस्यों की स्वतंत्रता को समाप्त कर देती है। उनकी अपने विचार कुछ भी हो, वे उनको स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उनको तो दल की नीतियों और नेताओं की इच्छा के अनुसार ही बोलना पड़ेगा। दल की आज्ञा चाहे गलत हो या सही, उनको उसको आंख बांध कर ही स्वीकार करना पड़ता है और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को कुचलना पड़ता है। यदि वे अपने दल के निर्णय के खिलाफ एक शब्द भी निकालेंगे तो उनके विरुद्ध राजनीतिक दल अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हैं। यहाँ तक कि वे सदस्य दल से निष्कासित भी हो सकते हैं। अगला जो है दोष वह है समय व धन की बर्बादी। राजनीतिक दलों में बटी होने के कारण व्यवस्थापिका का बहुत सा समय व्यर्थ हो जाता है।
विरोधी दल के सदस्य व्यर्थ के प्रश्न पूछने में, स्थगन के प्रस्तावों व अन्य प्रस्तावों पर लंबे लंबे वाद विवाद करने में, नित्य नए नए मुद्दे उठाने में देश का बहुत सा समय व धन व्यर्थ में बर्बाद करते हैं। अगला जो दोष है, या हम अंतिम दोष कह सकते हैं, वह सांप्रदायिक वैमनस्य। दल प्रणाली का ये अंतिम दोष, जो दल धार्मिक व सांप्रदायिक आधार पर बनाए जाते हैं, वे देश में धार्मिक और सांप्रदायिक विद्वेष व वैमनस्य उत्पन्न करते हैं। इसके फलस्वरूप देश का वातावरण अशांत हो जाता है, दूषित हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर लोग भड़कने लगते हैं। जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं। जन व धन दोनों की अपार हानि होती है और राष्ट्र में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इन दोषों के कारण राजनीतिक दल प्रणाली की अनेक लेखकों और विद्वानों के द्वारा भी कटु आलोचना की गई है। कुछ लोग इनके उन्मूलन का सुझाव देते हैं, परंतु ये एक बहुत ही अव्यवहारिक सुझाव है। जब तक जनतंत्र है तब तक राजनीतिक दल प्रणाली को रखना होगा और यह एक आवश्यक बुराई है। बिना इसके किसी भी प्रजातांत्रिक देश के शासन का संचालन संभव नहीं हो सकता। इसलिए राजनीतिक दल प्रणाली को समाप्त करना संभव नहीं है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स दल प्रणाली के रूप या प्रकार की। तो 3 प्रकार की दल प्रणाली होती है। एक है एक दलीय, द्विदलीय व बहुदलीय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक दलीय प्रणाली की। यदि देश में केवल एक ही दल हो और शासन शक्ति प्रयोग करने वाले सभी सदस्य इस एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हों तो वह की दल पद्धति एक दलीय कहलाती है। एक दलीय पद्धति का आधार यह विश्वास है कि समस्त राजनीतिक अभिजात वर्ग में अपने नेता को राज्य की प्रभुसत्ता सौंप दी है। संपूर्ण देश में एक ही दल कार्य करता है। अन्य किसी दल को संगठित होने की स्वतंत्रता नहीं होती है। दल के विरुद्ध बोलना या सोचना राष्ट्रद्रोह समझा जाता है। यदि कोई अन्य दल जन्म लेता है तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है और उसे शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार का प्राधिकार पहले निरंकुश राजतंत्रों में था और आजकल ये अधिनायक तंत्रों और जनवादी लोकतंत्रों में पूर्ण अभिव्यक्ति पा चुका है। एक दलीय शासन के कई रूप होते हैं, जिनमें सोवियत संघ, पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र, यूगोस्लाविया, अल्बानिया, चीन, क्यूबा आदि को समाजवादी सरकारें आती है, जिनका अंतिम ध्येय साम्यवादी समाज का निर्माण करना होता है। दूसरा स्पेन है, फासिस्ट पुर्तगाली, नाजी जर्मन व फासिस्ट इटली को हम ले सकते हैं। ये पूर्णतया अधिनायकवादी शासन थे। हिंसात्मक पद्धति के माध्यम से अन्य दलों को इसमें धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाता और यहाँ की प्रजा, दल व राज्य में कोई भी अंतर नहीं रहता है। हम उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि जर्मनी में हिटलर ने एक एक करके अन्य राजनीतिक दलों का जर्मनी में नामो निशान मिटा दिया था। तीसरी श्रेणी में हम बर्मा या मिस्र जैसी सरकारों को रख सकते हैं, जो राष्ट्रीयता और समाजवाद की भावनाओं से ओतप्रोत है और जिनका सूत्रपात सैनिकों की ओर से हुआ है। चौथी श्रेणी में हम लैटिन अमेरिकन व पाकिस्तानी सरकार को रख सकते हैं। ये सरकारें किसी नेता को केंद्र बनाकर सैनिक शक्ति के आधार पर चलती है। एक दलीय शासनों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सक्रियता के सभी पहलुओं पर पार्टी का अत्यधिक नियंत्रण, प्रभावी विचारधारा का बल और केवल शासक दल के हाथों में राजनीतिक श्रेष्ठजन की भर्ती का अधिकार रहता है। अब हम बात करते हैं एक दलीय प्रणाली के गुणों की। तो जो एक दलीय प्रणाली में गुण पाए जाते हैं उसमें पहला है सुदृढ़ शासन। एक दलीय शासन विरोधी दल के अभाव में दृढ़तापूर्वक शासन संचालन करता है। दल जनशक्ति और सत्ता दोनों का स्रोत एवं प्रतीक हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर भय, आतंक, विवशता एवं शक्ति का समुचित प्रयोग भी किया जा सकता है। दूसरा, आर्थिक विकास में सहायक। एक दलीय शासन में दीर्घकालीन योजनाओं को आसानी से अपनाया जाता है। इससे आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। हम देख सकते हैं कि चीन और पूर्वी जो सोवियत संघ था, वहाँ पर अनेक दोष व कमियां रहते हुए भी जो उन्नति हुई उसे आज में भी उसके प्रबल विरोधी भी स्वीकार करते हैं।
तीसरा है अनुशासन। एक दलीय शासन में उच्च कोटि का अनुशासन रहता है। आए दिन हड़ताल, तालाबंदी, घेराव जैसी उच्च श्रृंखलताएं नहीं देखी जाती। शासन की शक्ति का भय सदैव बना रहता है। चौथा जो गुण है वह राष्ट्रीय एकता। एक दलीय व्यवस्था में जनता में विभाजन तथा गुटबंदी का डर भी खत्म हो जाता है तथा राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। अब हम बात करेंगे दलीय प्रणाली के दोषों की, एक दलीय प्रणाली के दोषों की। तो इसमें कुछ गुण है तो अवगुण ज़्यादा है। पहला जो अवगुण है वह व्यक्तिक स्वतंत्रता का समाप्त होना। एक दलीय शासन व्यवस्था में एक व्यक्तिक स्वतंत्रता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इनमें खुले विचार विमर्श, वाद विवाद व आलोचना का कोई स्थान नहीं रह जाता। समुदाय और संघ बनाने की भी कोई स्वतंत्रता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से कोई कार्य नहीं कर पाता। अगला जो दोष है वह है विपक्ष का अभाव। किसी भी शासन में विपक्ष की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहती है। विपक्ष न केवल शासन को जागरूक रखता है अपितु वैकल्पिक नीतियां भी प्रस्तुत करता है। एक दलीय व्यवस्था में विपक्ष को कुचल दिया जाता है और जनता को आतंकित कर दिया जाता है। अगला जो दोष है वह है अधिनायक तंत्र। एक दलीय शासन वस्तुतः अधिनायक तंत्र हो जाता है। यह व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण रखता है। व्यक्ति की स्थिति राज्य रूपी मशीन के पुर्जे के समान हो जाती है। हम हिटलर या मुसोलिनी का शासन देख सकते हैं या वर्तमान में हम चीन की शासन व्यवस्था को देख सकते हैं। वहाँ पर बिल्कुल अधिनायक तंत्र की जैसी व्यवस्था है। अगला जो दोष है वह प्रगतिशील विचारों का विरोध होता है। एक दलीय शासन में सभी प्रगतिशील विचारों, लोकतंत्र, उदारवाद, समानता, स्वतंत्रता का विरोध किया जाता है। अगला जो गुण है वह दोष है वह है दासतापूर्ण जीवन का दृष्टिकोण। एक दलीय शासन में शिक्षा, कला, साहित्य की स्वतंत्र विकास संभव नहीं होता है। शिक्षा, समाज, कला और साहित्य पर दल का अंकुश रहता है। राष्ट्र के सार्वजनिक व सांस्कृतिक जीवन को केंद्रीकृत किए जाने पर उस देश विशेष में साहित्य, कला व ज्ञान की समाप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से एक दलीय प्रणाली में कुछ गुण है तो हमें दोष ज़्यादा नज़र आते हैं और एक दलीय प्रणाली हमें अधिनायक तंत्र, लोकतंत्र से ज़्यादा अधिनायक तंत्र के करीब नज़र आती है। अब अगली वीडियो में बच्चों हम द्विदलीय प्रणाली तथा बहुदलीय प्रणाली के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।